हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम लास्ट प्रीवियस ईयर बोर्ड परीक्षा के जो पेपर है वो हल कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम 2011 में जो बोर्ड परीक्षा का पेपर आया था उस पेपर को हम हल कर रहे हैं। उसमें करीब क्वेश्चन नंबर 12 तक के पेपर जो क्वेश्चन है वो हमने हल कर लिया था। आज 2011 जो वर्ष में पेपर आया था का जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आज हम करने वाले हैं। स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि परीक्षा के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको जो करने का जो तरीका है वो हमें आ जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन है गोपाल और लीला एक फर्म में साझेदार हैं और 4:1 में लाभ हानि बांटते हैं। 31 दिसंबर को चिट्ठा दिया गया है। लेनदार, सामान्य संचय, लाभ हानि खाता, पूंजी दी गई गोपाल और लीला की, फर्नीचर, मशीन, भवन, स्टॉक, देनदार और रोकड़। अब आगे दिया है, इस तिथि पर उन्होंने सोनू को निम्नलिखित शर्तों पर साझेदार बनाने का निश्चय किया। अब ये प्रवेश वाला क्वेश्चन है ना, साझेदार का प्रवेश। इसमें एक नया साझेदार प्रवेश कर रहा है। सोनू एक नए साझेदार के रूप में साझेदारी में प्रवेश किया है। अब सोनू का व्यवसाय में कितना हिस्सा है? आधा भाग होगा, मतलब उसको 1/2 हिस्सा दिया जाएगा, जिसके लिए वह 17,500 रुपए पूंजी के रूप में देगी। जो सोनू साझेदार है, पहले से 2 साझेदार गोपाल और लीला, एक तीसरी साझेदार सोनू को उन्होंने प्रवेश दिया और उसको फर्म के लाभ में आधा हिस्सा मिलेगा और इस आधे लाभ के लिए वो 17,500 रुपए की पूंजी लेकर आएगी। दूसरी कंडीशन है कि जब सोनू फर्म में प्रवेश करेगी उस समय फर्म की संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। तो फर्नीचर का मूल्य 2% घटा दिया जाए और स्टॉक का मूल्य 6% बढ़ा दिया जाए। हमें मालूम है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हम। पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्ति के मूल्य में कमी को डेबिट में और वृद्धि को क्रेडिट में। तो यहाँ पर फर्नीचर भी और स्टॉक दोनों संपत्ति है। फर्नीचर के मूल्य में कमी हो रही तो डेबिट में लिखेंगे और वृद्धि स्टॉक के मूल्य में हो रही तो क्रेडिट में आएगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 2,000 रुपए किया गया। फर्म की कुल ख्याति का मूल्यांकन 2,000 है। जब सोनू ने प्रवेश किया उस समय फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया गया, तो फर्म की कुल ख्याति 2,000 आई। अब इसमें सोनू का हिस्सा कितना आएगा? मतलब सोनू के द्वारा कितनी ख्याति लाई जाने चाहिए? आधी, क्योंकि उसको 1/2 हिस्सा दिया जा रहा है। तो फर्म की कुल ख्याति 2,000, उसका आधा हिस्सा 1,000, मतलब सोनू के हिस्से की ख्याति 1,000 आ रही है जो उसे लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नगद का कोई उल्लेख नहीं है, मतलब सोनू के द्वारा पूंजी लाई जा रही है लेकिन ख्याति की राशि नहीं लाई जा रही है। अंत में साझेदारी के पूंजी खाते सोनू की पूंजी के अनुपात में समायोजित किए जाए। जब हम पूंजी खाता बनाएंगे तो सोनू की जो पूंजी है 17,500 रुपए, इस पूंजी के अनुपात में ही जो पुराने साझेदार हैं गोपाल और लीला, इनकी पूंजी भी समायोजित होगी। कि भाई आधे हिस्से के लिए यदि सोनू 17,500 ला रही है तो गोपाल और लीला की पूंजी भी हम उसी अनुपात में निकालेंगे और यदि कम होगी तो उनको लेकर आना पड़ेगा और यदि अधिक होगी तो वो निकाल कर ले जाएंगे। ये कहाँ पता चलेगा हमें? हम जब पूंजी खाता बनाएंगे वहां पर। हमें पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? पुनर्मूल्यांकन खाता। अब पुनर्मूल्यांकन के लिए हमारे पास क्या क्या मैटर है? तो 2 चीजें हैं, एक तो फर्नीचर और दूसरा स्टॉक। फर्नीचर के मूल्य में कमी हो रही है, स्टॉक के मूल्य में वृद्धि हो रही है। इन दोनों को हम पुनर्मूल्यांकन खाते में लिखेंगे, लाभ हानि निकालेंगे, लाभ विभाजन अनुपात में, गोपाल और लीला के लाभ विभाजन अनुपात में उस पुनर्मूल्यांकन के लाभ को बांटेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे इनका पूंजी खाता। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए 2 मैटर है, हम बना लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता 31 दिसंबर 2007 की स्थिति में बनाएंगे हम। दो ही एंट्री होगी, इसलिए बहुत छोटा सा पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा। एक एंट्री डेबिट में आएगी और एक एंट्री क्रेडिट में आएगी और छोटी छोटी एंट्रियां हैं इसलिए ये जल्दी से बन जाएगा।
ऐसे प्रश्न आपको लगते हैं बड़े, लेकिन जब हम हल करने जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप उनको बना सकते हो। पुनर्मूल्यांकन खाता, डेबिट क्रेडिट, व्हाइट वाला ही ले लेते हैं। अब जैसे पुनर्मूल्यांकन खाते में हमें मालूम है संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो डेबिट और वृद्धि होगी तो क्रेडिट। अब किस में कमी हो रही थी, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम देखेंगे तो फर्नीचर का मूल्य 2% कम और स्टॉक का मूल्य 6% बढ़ रहा है। ठीक है, तो फर्नीचर कितने का है 10,500 और स्टॉक 4,500। तो यहां पर हम लिखेंगे फर्नीचर 10,500 का 2% वैल्यू कम हो गई, मतलब 210 रुपए, और स्टॉक 4,500 रुपए का है, ये 6% वृद्धि हो रही है। 6×5 = 30, 6×4 = 24 और 3 = 27, ये कमी हो रही है और ये वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे फर्नीचर 210 और यहां लिखेंगे स्टॉक 270। बस अब इसका लाभ हानि निकाल लेंगे। तो ज्यादा किधर दिख रहा है, इधर 270, अंतर कितना आ रहा है 60 और ये हो जाएगा 270। ये क्या आ गया पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, जो कि पूंजी खाते में हस्तांतरित होगा। जो साझेदारों के पूंजी खाते हैं उसमें हम हस्तांतरित करेंगे। तो कौन कौन है, गोपाल और लीला, ये 2 पार्टनर हैं। अब ये जो लाभ है, इस लाभ को हम 4:1, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:1, तो 60 रुपया जो है 4/5, 12 बार कटा, 12×4 = 48, और इसी प्रकार से हम निकालेंगे किसका, लीला का। तो लीला का कितना जाएगा 12 रुपया। ये आ गया गोपाल और ये आ गया लीला का, 48 और 12। ठीक है, ये बन गया हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता। क्लियर। अब हम बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। अब ये जो साझेदारों का पूंजी खाता हम बनाएंगे, इसको हमें उनकी पूंजी के अनुपात में क्या करना है, समायोजित करना है। ठीक है, तो यहां पर हम बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। 3 पार्टनर हैं, विवरण गोपाल, लीला और सोनू। इस प्रकार से विवरण गोपाल, लीला और सोनू। ठीक, साझेदारों का पूंजी खाता, एक क्रेडिट और ये डेबिट। गोपाल, लीला और सोनू। सबसे पहले तो हमें जैसे मालूम है
उनकी जो पूंजी है वो पूंजी क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। तो गोपाल और लीला की जो पूंजी है कितनी है, 9,000 और 1,500 रुपए। आपको मैं दिखा दूं, ये जो चिट्ठे में जो पूंजी दी गई है, इनका जो चिट्ठा है गोपाल और लीला का, इनके चिट्ठे में जो पूंजी है गोपाल और लीला की 9,000 और 1,500 रुपए, और सोनू की पूंजी कितनी है, 17,500। 9,000 और 1,500 रुपए, ठीक है। यहां लिखेंगे हम 9,000 और यहां लिखेंगे 1,500। और जो सोनू है, सोनू रोकड़ के रूप में ला रही है, तो रोकड़ खाता, वो पूंजी कितनी ला रही है, 17,500। ये तीनों की पूंजी हमने लिख दी, सबसे पहली बात। अब इसके बाद हम लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन का लाभ। तो वो गोपाल और लीला को मिलेगा, गोपाल का 48 और लीला का 12 रुपए। इसके बाद और देखेंगे हम सामान्य संचय और लाभ हानि खाता। मतलब इस चिट्ठी के अंदर आपको जो दिया गया है सामान्य संचय और लाभ हानि खाता, तो जब भी कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराना जो सामान्य संचय है, लाभ हानि, इस पर गोपाल और लीला का अधिकार है, सोनू का नहीं है, क्योंकि सोनू तो नहीं साझेदार है। तो पहले हम गोपाल और लीला में इन दोनों को बांट देंगे, 4,000 और 2,000, ठीक है। तो 4,000 और 2,000 को जब हम बांटेंगे तो यहाँ पर हम बांट के देख लेते हैं किस अनुपात में बटेगा वो, उनका 4:1 है ना। तो गोपाल को कितना मिलेगा, 4,000 गुणित 4/5। और इसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे, लाभ हानि भी बांट लेंगे, 2,000 गुणित 4/5। अब ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौकू 32 और ये 4 चौकू 1,600। ये हो गया सामान्य संचय और ये हो गया लाभ। अब लीला का हिस्सा कितना आएगा, 4,000 गुणित 1/5। और इसी प्रकार से 2,000 में लीला का हिस्सा 1/5, तो ये कितना आ जाएगा, 800, और ये कितना आ जाएगा, 400। ठीक है। तो 3,200, 1,600, 800 और 400। तो सामान्य संचय जो है ये है 3,200 और 800, मतलब 4,000 में गोपाल का हिस्सा 3,200 और लीला का 800। ये 3,200 और ये 800। लाभ हानि में 1,600 और 400, ये इसका हिस्सा हो गया। ठीक। अब हम ये तो हमने बांट दिया। अब जो ख्याति, फर्म की कुल ख्याति कितनी है, 2,000 है। ठीक है। तो फर्म की कुल ख्याति 2,000। चलिए एक और हम कर लेते हैं। प्रश्न के अनुसार फर्म की जो कुल ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया है, वो 2,000 किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूं। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 2,000। अब सोनू को 1/2 हिस्से के लिए साझेदार बनाया, तो इसका मतलब 2,000 में सोनू का जो हिस्सा है वो कितना हो जाएगा, सोनू का हिस्सा 2,000 में कितना हो जाएगा, सोनू की ख्याति 2,000 गुणित 1/2 मतलब 1,000। ये हो गई सोनू की ख्याति। अब इस सोनू की ख्याति, सोनू ख्याति के रूप में नगद पैसा नहीं ला रही है, फिर भी गोपाल और लीला का पूंजी खाता क्रेडिट होगा, इससे ख्याति की राशि से होगा। लेकिन यहां पर आएगा सोनू का पूंजी खाता, यहां क्या लिखा जाएगा, सोनू का पूंजी खाता डेबिट गोपाल के पूंजी खाते से और लीला के पूंजी खाते से, क्योंकि ये प्रीमियम राशि नगद नहीं ला रही है। अभी 1,000 को 4:1 में बांटेंगे तो 800 और 200 आएगा, तो 800 रुपए इसे मिलेगा
और 200 रुपये लीला को मिलेगा। और यही डेबिट में आएगा सोनू के खाते में, तो यहाँ आएगा गोपाल का पूंजी खाता 800 और लीला का पूंजी खाता 200 रुपये। अब सोनू का पूंजी खाता 1000 रुपये से डेबिट हो गया। क्यों? क्योंकि वो नगद नहीं लेकर आई, इसलिए उसका पूंजी खाता 1000 से डेबिट हो गया और 1000 में 800 रुपये गोपाल को मिल गए और 200 रुपये लीला को उसके पूंजी खाते में क्रेडिट हो गया। किसके नाम से? सोनू के नाम से। अब यहाँ पर ये हमारे हो गई ख्याति का समायोजन हो गया, है ना। सामान्य हमने उनकी पूंजी लिख दी दोनों की, फिर सोनू की पूंजी लिख दी, पुनर्मूल्यांकन का लाभ लिख दिया, चिट्ठे में जो सामान्य संचय था वो बांट दिया, लाभ हानि उसको बांट दिया, और जो प्रीमियम राशि थी ख्याति की जो राशि नगद नहीं लेकर आई, इसलिए ये ख्याति का समायोजन हो गया। अब क्या करना है कि जो सोनू है, सोनू के पूंजी अनुपात में बाकी साझेदारों की पूंजी समायोजित होगी। तो पहले हम यहाँ थोड़ा सा बैलेंस हमें निकालना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि भाई किसका कितना बैलेंस आ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सोनू की जो पूंजी है वो कितनी है? 17,500। ठीक है। अब उसमें से 1000 रुपये माइनस हो गए तो कितने बचे? 16,500। ये ठीक सोनू का हिसाब हो गया। अब यदि हम देखें कि फर्म का कुल हिस्सा 1 है, उसमें से 1/2 हिस्सा हमने सोनू को दे दिया, तो बचा 1/2 हिस्सा। ये शेष भाग है फर्म का। ठीक है, मतलब भाई आधा हिस्सा यदि हमने सोनू को दे दिया तो फर्म का शेष भाग आधा बचा, और उस आधे हिस्से पर किसका अधिकार है? गोपाल और लीला का अधिकार है। अब भाई आधे हिस्से की जो पूंजी है वो कितनी है? 17,500। जो सोनू है उसको आधे हिस्से के लिए साझेदार बनाया जा रहा है, तो वो आधे हिस्से के लिए कितनी पूंजी ला रही है? 17,500। तो फर्म की टोटल पूंजी कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। मतलब आधे हिस्से के 17,500 तो कुल हिस्से की कितनी हो जाएगी? 17 दूनी 34 और 1 35,000। अब ये फर्म की कुल पूंजी आ गई, फर्म की कुल पूंजी हो गई। अब आप गोपाल की पूंजी निकाल सकते हो कि भाई 35,000 गुणित 4/5 तो कितनी आ जाएगी? 5 7 35 और 7 चौक 28,000। नहीं, गलत है। इसको हम उसी के पूंजी के अनुपात में हम हल करेंगे। ठीक है, तो 17,500 पे आधे हिस्से की 17,500 है, तो जो बचा हुआ हिस्सा है, बचा हुआ हिस्सा उसकी भी 17,500 होगी। अब उसमें 4/5 ये हिस्सा गोपाल का, और 17,500 में 1/5 लीला का। भाई आधे हिस्से की 17,500 तो बचे आधे हिस्से की वो भी 17,500 होगी। तो कितना आ जाएगा? 5 3 15 और 2 बचा 25 3500 हो गया। 3500 गुणित 4 4 पंजे 20 4 3 12 और 2 14,000। 14,000 गोपाल की पूंजी होना चाहिए। 5 3 15 5 7 35 और लीला की पूंजी 3500 होना चाहिए। मतलब जो बैलेंस हम निकालेंगे, है ना, जो बैलेंस निकलेगा वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए शेष ले जाया गया। तो गोपाल की पूंजी होना चाहिए 14,000, ये अंतिम पूंजी। लीला के 3500 होना चाहिए, और इसका तो बैलेंस आ रहा है 16,500। क्यों? इसकी 17,500 है, उसमें से 1,000 रुपये ख्याति के नहीं लेकर आई, इसलिए हमने उसमें से माइनस कर दिया।
अब ये 14,000 और 3500 ये होना चाहिए, गोपाल की पूंजी होना चाहिए 14,000। अब आप बैलेंस यदि निकालोगे तो इधर कितना है गोपाल के खाते में, 9 3 12 13 14,648। अब 14,648 और यहाँ पर आ रहा है 14,000, मतलब इधर 14,648 आ रहा है, ठीक है। उसके खाते में 14,648 रुपए है, जबकि सोनू की पूंजी के अनुपात में गोपाल की पूंजी होना चाहिए 14,000। इसका मतलब जो 648 रुपए जो है वो गोपाल क्या करेगा, निकाल लेगा रोकड़ खाते से। एक्स्ट्रा जो पैसा है गोपाल क्या करेगा, फर्म में से निकाल लेगा। इसी प्रकार से अब हम लीला का देखते हैं। तो 1500, 1000, 2,712, 2,712 और इधर हो रहा है 3,500, ठीक है। 3,500 में से 2,712 माइनस करेंगे, 3,500 माइनस 2,712, 1 2 नहीं 1 और 2, 2,912 आएगा। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 14 में से 9 गया तो 5, 588। 588 रुपए इसके खाते में कम है, लीला के खाते में 588 रुपए कम है, जो कि लीला को लाना पड़ेगा रोकड़ खाता, तो हो जाएगा 3500 रुपए। ये समझ में आया भाई। सोनू की पूंजी है कितनी, 17,500, तो आधे हिस्से की 17,500 है, फर्म का कुल हिस्सा 1, तो फर्म की कुल पूंजी कितनी हो जाएगी, 35,000। उसमें से आधी तो 17,500 सोनू की पूंजी के अनुपात में उनकी पूंजी समायोजित करना है, तो बची हुई कितनी, 17,500। अब 17,500 में गोपाल का हिस्सा 14,000 और लीला का 3500, मतलब इतनी पूंजी होना चाहिए। गोपाल की 14,000 और 3500 ये लास्ट की पूंजी होना चाहिए। अब हमने जब उनका खाता चेक किया तो गोपाल के खाते में 14,648 रुपए है, जबकि उसके खाते में होना चाहिए 14,000, मतलब 648 रुपए ज्यादा है, इसलिए 648 रुपए गोपाल ने निकाल लिए। फिर हमने लीला का खाता चेक किया तो उसके खाते में आ रहा है 2,912 रुपए, जबकि उसकी अंतिम पूंजी होना चाहिए 3,500 रुपए। 3,500 रुपए होना चाहिए और खाते में है 2,912 रुपए, मतलब 588 कम है, तो 588 रुपए क्या करना पड़ेगा, उसको लेकर आना पड़ेगा, उसको फर्म में जमा करना पड़ेगा। इस प्रकार से गोपाल ने 648 रुपए फर्म में से निकाल लिए, क्योंकि उसके खाते में 648 ज्यादा था, और लीला को 588 रुपए फर्म को लाकर देना पड़ेगा, क्योंकि उसके खाते में 588 रुपए कम थे। इस प्रकार से ये जो प्रश्न था कि भाई नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में शेष साझेदारों की पूंजी को समायोजित करना, ऐसा प्रश्न इसको कहा जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर केवल एक पूंजी वाला फैक्टर था कि नए साझेदार की पूंजी 17,500 आधे हिस्से की, तो बचा हुआ आधा हिस्सा उसकी भी 17,500 होगी। तो आधे हिस्से की 17,500 तो पूरे हिस्से की 35,000, तो फर्म की कुल पूंजी 35 में से आधे हिस्से की सोनू की चली गई 17,500, तो बची 17,500। अब 17,500 में किसका हिस्सा, गोपाल और लीला का, 4:1 में, तो 14 और 3500 इतनी होना चाहिए ये लास्ट पूंजी। जब खाता चेक किया हमने भाई उसमें सारे समायोजन करने के बाद में, तो पता चला इसके इतने आ रही है और इसके खाते में इतना पैसा है, तो जो कम ज्यादा हुआ वो रोकड़ के रूप में निकालेगा या लाएगा। इसको बोलते हैं पूंजी का समायोजन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भावना कंपनी ने 20 रुपए वाले 5,000 अंश 22 रुपए मूल्य पर निर्गमित किए।
मतलब 20 रुपए का एक शेयर है, 5000 अंश है और 22 रुपए पर मतलब 2 रुपए प्रीमियम पर निर्गमन किया। अंशों की राशि इस प्रकार दी थी। आवेदन पे 6 रुपए मंगाया, आवंटन पे 12 रुपए मंगाया, आवंटन में प्रीमियम 2 रुपए शामिल है। प्रथम और अंतिम याचना पर 4 रुपए। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। भावना की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, तो 6, 12 और 4 हम हल कर लेते हैं। भावना की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि करना है हमें। चलिए, ठीक, भावना की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि। भाई जनरल प्रविष्टि जब भी करो आप उसका एक निर्धारित फॉर्मेट जरूर बना लें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। भावना की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि। दिनांक, विवरण, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक, अब हम पहले तो यहां पर जमा लेते हैं। 20 रुपए का शेयर है, 5000 शेयर है। ठीक, और चलो उसको लिख लेते हैं। ₹20 प्रति अंश, 5000 अंश, 22 रुपए या 22 रुपए पर निर्गमित। इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि प्रश्न के अंदर क्या दिया है। तो हमने ये लिखा कि 20 रुपए प्रति अंश, 5000 अंश और कितने पर निर्गमन किया गया है, 22 रुपए प्रति अंश पे उनका निर्गमन किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले तो कि उन्होंने आवेदन पर, यहां पर आपको एक रफ कार्य करना है। आवेदन पे 6 रुपए मंगाया, 5000 रुपए के हिसाब से 30,000 हो गया। इसके बाद आवंटन, ठीक है, आवंटन पर उन्होंने 12 रुपए मंगाया, जिसमें 10 रुपया अंश पूंजी है और 2 रुपया प्रीमियम राशि है। टोटल उन्होंने 12 रुपए मंगाया, हो गया 12 पंजे 60,000। ठीक, फिर प्रथम व अंतिम याचना 6 तो 16 और कितना बचा, 4 रुपए। 5000 गुणित 4 मतलब 30,000। इस प्रकार से ये हमारा एक टेबल बन गया और ये कंप्लीट हो गया। 6, 10, 16 और 4, 20। ठीक है, जो हमारे अंश पूंजी है वह 20 रुपए की है और 2 रुपया आवंटन पर है, मतलब किसका, प्रीमियम राशि है। तो 6 रुपए आवेदन पे मंगाया 30,000, आवंटन पे 12 रुपए मंगाया,
इसमें 10 रुपए अंश पूंजी है और 2 रुपए प्रीमियम राशि है। ठीक, अब हम यहां पर हल कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट बैंक खाता डेबिट, आवेदन का कितना पैसा है 30,000। बस अब हमें यहां पर इसको लिखते जाना है। बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाते से। आवेदन का कितना पैसा मिला 30,000। ठीक, यह आवेदन राशि प्राप्त। सेकंड एंट्री अंश आवेदन खाता डेबिट। भाई आवेदन जो राशि है उसे हमें अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर करना है। अंश पूंजी खाते से। ठीक, ये दूसरी आवेदन वाली एंट्रियां हो गई। अब थर्ड हमारा आएगा आवंटन का अंश आवंटन खाता डेबिट। आवंटन पे कितना पैसा मांग रहे हैं, टोटल हम 12 रुपए के हिसाब से 60,000 मांग रहे हैं। अब इसमें अलग अलग करना है, अंश पूंजी को क्रेडिट में अलग अलग करना है ना, अंश पूंजी खाते से। भाई प्रीमियम में आपको अंश आवंटन में पूरी प्रीमियम सहित राशि लिखना है 60,000, लेकिन क्रेडिट में अंश पूंजी अलग करना है 10 रुपए की, मतलब 50,000, और आवंटन अलग करना है, मतलब सॉरी प्रीमियम राशि प्रतिभूति प्रीमियम खाते से ये 10,000। ठीक है, ये हमने याचना करी। अब जब पैसा मिलेगा तो बैंक खाता डेबिट, कितना पैसा मिलेगा, प्रीमियम की राशि सहित हमें मिलेगा 60,000 रुपये, और क्रेडिट हो जाएगा अंश आवंटन खाते से। भाई आवंटन पर हमें कितना पैसा मिला 60,000, तो जिसमें अंश पूंजी 50,000 थी और प्रीमियम राशि 10,000। ठीक, ये हो गई हमारी 4। अब पांचवी एंट्री प्रथम अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट। याचना करेंगे अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट। कितना है 20,000। अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से 20,000। ओ सॉरी, अब जब मांगेंगे हम तो मिलेगा बैंक खाता डेबिट। हमने 20,000 मांगा और प्रथम व अंतिम याचना से। ठीक, इस प्रकार से हमें ये 6 एंट्रियां करना है। आवेदन की बैंक खाता डेबिट, यहां पर हमें आवेदन पर कितना पैसा मिला, तो हमने 6 रुपए के हिसाब से मांगा था। आवेदन पर कितना पैसा मांगा था 6 रुपए, तो 5,000 अंशों की 5 6 30,000 रुपए हमारे खाते में आ गया। फिर आवंटन पे हमने कितना मांगा 12 रुपए मांगा, तो 12 पंजे 60,000 रुपए हमने मांगा। 60,000 में हमारी जो अंश पूंजी है 10 रुपए के हिसाब से है,
50,000 और जो प्रीमियम राशि है वो 2 रुपए के हिसाब से, प्रीमियम 2 रुपए के हिसाब से 10,000, क्योंकि यहां पर आपको प्रीमियम को डिफाइन करना, अलग अलग बताना है। तो आप आवंटन पे कितना मांग रहे हो, 12 रुपया, लेकिन 12 रुपए में प्रीमियम भी शामिल है, तो 12 पंजे 60,000 रुपये आप मांग रहे हो, जिसमें अंश पूंजी, आपकी जो रियल अंश पूंजी है 50,000 की और प्रीमियम राशि है 10,000, ये अलग करना है। जब खाते में पैसा पूरा आएगा 60,000 जो आपने मांगा है, बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाते से, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा अलग अलग बता दूं, भाई अंश आवेदन की राशि मिली 6 रुपए, उसको आपने अंश पूंजी में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अंश पूंजी कितनी की है, 20 रुपए की, एक अंश की वैल्यू 20 में से जो 6 मिला आवेदन का वो आपने अंश पूंजी में ट्रांसफर कर दिया। फिर आपको यहां पर जो पैसा मिल रहा है कितना, 10 रुपया, ये 10 रुपया जो है आवंटन का, ये आवंटन का जो 10 रुपया है ये आपके कौन से खाते में चला गया, ये आपके अंश पूंजी खाते में चला गया, इसमें से आपका 10 रुपया अंश पूंजी खाते में चला गया। तो आवंटन पे 12 रुपये मांगा, 12 में से आपको 12 पूरे मिले, लेकिन 10 रुपए आपके अंश पूंजी में गए और 2 रुपए अलग आपके प्रीमियम में चले गए। उसके बाद आपने इसका मांगा, अंश प्रथम याचना का पैसा मांगा और वो आपके अंश पूंजी खाते में पैसा गया। ठीक है, तो 6 रुपए आवेदन के, 10 रुपए आवंटन की और 4 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल के, ऐसे 20 रुपए और 2 रुपए आपका आवंटन वाला, प्रीमियम वाला। ठीक है, ऐसी 6 एंट्री है। अब यहां पर आवेदन राशि प्राप्त, अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित, आवंटन राशि दे, आवंटन राशि प्राप्त, प्रथम याचना दे, प्रथम याचना राशि प्राप्त, बस ये आपको समरी लिखना है और सिंपल सी समरी है उसकी। अगला क्वेश्चन निकालते हैं। अगला है कि अंजना, पद्मा और पार्वती ये 3 पार्टनर है, इसके लाभ, इनके लाभ हानि अनुपात 3:2:1 है, 3:2:1। 31 दिसंबर 6 को उन्होंने फर्म का विघटन करने का निश्चय किया, तो वो फर्म का क्या कर रहे हैं, विघटन कर रहे हैं। अब इस तारीख को उनका जो चिट्ठा है वो इस तारीख को उनका जो चिट्ठा है वो इस प्रकार दिया हुआ है। लेनदार अंजना का ऋण। अब यहां पर ये जो अंजना है ये कौन सा दायित्व है, बाहरी दायित्व है, क्योंकि पद्मा और पार्वती का दायित्व ऋण होता तो वो आंतरिक दायित्व कहलाता। अंजना मतलब कोई बाहरी व्यक्ति है, ऋणदाता है जिसने फर्म को ऋण दिया हुआ है। सामान्य संचय और पूंजी दी गई है। फिर भूमि भवन, स्टॉक, विनियोग, देनदार और रोकड़। अब फर्म के समापन पर आप लोगों को मालूम है वसूली खाता बनता है और साझेदारों का पूंजी खाता और रोकड़ खाता। अब हम देखते हैं फर्म का समापन किया गया, स्टॉक और देनदारों से 33 और 42 रुपए वसूल हुए। भूमि और भवन का विक्रय 40,000 रुपए में किया गया। पद्मा ने विनियोग खरीद लिए, लेनदारों को 33,000 रुपए का पूरा भुगतान किया गया और अदत्त व्यय, कोई से ऐसे व्यय थे जो देना बाकी थे 5,000 के, वो चुकाए गए और पुस्तकों में नहीं थी। तो यहाँ पर ये पुस्तकों में कहीं पर अदत्त व्यय आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब पुस्तक में नहीं थी, मतलब चिट्ठे में नहीं लिखे हुए थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, है ना। तो ऐसे जो रिकॉर्ड में नहीं है, ऐसे दायित्व का जब पता चलता है, फर्म जब बंद हो रही हो, तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई मैंने भी उधार दिया हुआ है, मेरा पैसा लेना बाकी है, तो ऐसे कोई व्यय होंगे 5,000 के जो कि पुस्तक में नहीं लिखे हैं, तो उनका भी भुगतान करना है। हमें वसूली खाता और पूंजी खाता बनाना है। ठीक है, तो जब भी वसूली खाता बनता है, आप सभी को मैं थोड़ा सा बता दूं कि वसूली खाता जब बनता है तो वसूली खाते चिट्ठे में जो संपत्तियां हैं, रोकड़, ये जो रोकड़ है और संचय, भाई रोकड़ को छोड़ देंगे, भूमि भवन, स्टॉक, विनियोग और ये अंदर वाले देनदार। ठीक है, ये बात ध्यान देना है, कौन से देनदार आपको लिखना है, जो अंदर दिए गए हैं।
डूबत ऋण संचय घटाने के पूर्व वाले, इन्हें आप वसूली खाते के डेबिट पक्ष में ले जाएंगे। मतलब इन चारों को आप कहां पर लिखेंगे? वसूली खाते के डेबिट पक्ष में, एज इट इज, ऐसा का ऐसा उठा के आपको वसूली खाते के डेबिट पक्ष में ले जाना है। अब इधर बाहरी दायित्व में कौन कौन से हैं? लेनदार, अंजना का ऋण, ये दो हैं, इनको आपको वसूली खाते के क्रेडिट में लिखना है। लेकिन एक दायित्व और है, ये जो सामान्य संचय है इसे भी आप वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, क्योंकि ये संपत्ति में से माइनस हो रहा है। आप इसको माइनस मत करो, माइनस हो रहा है मतलब ये क्या है? दायित्व है, तो आप इसको दायित्व मान लो कि संचय क्या है? दायित्व है। तो लेनदार, अंजना का ऋण और संचय, इनको आप उधर किधर लिखोगे? क्रेडिट पक्ष में। ये डेबिट की मदे हो गई, ये क्रेडिट की मदे हो गई। ये सामान्य संचय और पूंजी तो उनके पूंजी खातों में जाती है, और जो रोकड़ होती है वो कहाँ जाती है? रोकड़ खाता बनाते हैं उसमें चली जाती है। तो जब भी हम वसूली खाता बनाएंगे तो इन चारों संपत्तियों को वसूली खाते के डेबिट में, इन दो दायित्व और एक संचय, इसको वसूली खाते के क्रेडिट में। पहली स्टेप ये हो गई। अब अगली स्टेप में संपत्तियों से वसूली करेंगे। तो यहां पर जो भी वसूली होगी, ये वसूली है, ये वसूली है और ये वसूली है, इनको तीनों को हमें कहां लिखना है? वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में। ये रोकड़ के नाम से लिखाएंगे और ये पद्मा के नाम से लिखाएगा। फिर भुगतान जो होगा, लेनदारों का भुगतान और आदत्य व्यय, ये लिखाएगा वसूली खाते के डेबिट पक्ष में। और साथ में अंजना का जो ऋण है उसका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अंजना के ऋण का भुगतान भी किया जाएगा। तो एक और यहां पर जुड़ जाएगा अंजना का ऋण, वो भी इनके साथ में आएगा डेबिट में, डेबिट पक्ष में। और फिर निकलेगा वसूली खाते का शेष। तो तीन स्टेप। पहले स्टेप में संपत्ति दायित्वों को वसूली में ले जाना है, उनसे वसूली करना है, क्रॉस में लिखना है और फिर बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो हम इस आधार पर आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे? 31 दिसंबर 2006 की स्थिति में वसूली खाता। 31 दिसंबर 2006 की स्थिति में क्या बनाने वाले हैं हम? वसूली खाता। फिर हमें पूंजी खाता भी बनाना है। ठीक है, पूंजी खाता भी बनाना है। तो पहले हम बनाएंगे वसूली खाता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और आपको ये वसूली खाता बिल्कुल समझना है कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। 3 स्टेप में बनता है। पहले स्टेप में आपको संपत्ति और दायित्वों की लिस्ट बनाना है, डेबिट में संपत्तियों को लिखना है, क्रेडिट में दायित्वों को लिखना है। दूसरी स्टेप में वसूली लिखना है, जिसको क्रॉस कर देना है। संपत्तियों की वसूली क्रेडिट में लिखना है और दायित्वों का भुगतान डेबिट में लिखना है। ये हमने बना लिया एक फॉर्मेट। अब हमें क्या करना है? पहली स्टेप, पहले तो हम लिख लेते हैं वसूली खाता। इकतीस दिसंबर 2006 या 7 जो भी होगा। ठीक है, प्रश्न में जो दिया होगा वो लिखना है हमें। खाते का फॉर्मेट तो सबको मालूम ही है, विवरण, राशि, विवरण और राशि। भाई हमने ये एक फॉर्मेट बना लिया वसूली खाते का। अब हमें डेबिट पक्ष, क्रेडिट पक्ष है, तो जो संपत्तियां है वो सारी संपत्तियों को आपको यहां लिखना है। तो किस हेडिंग के रूप में लिखेंगे? विविध संपत्तियां। क्या लिखेंगे हम? विविध संपत्तियां। रोकड़ और डूबत ऋण, इनको छोड़ के बाकी सारी संपत्तियों की हमें यहां एक लिस्ट बनाना है। अब यहां पर हमें प्रश्न को देखना पड़ेगा। भूमि भवन
स्टॉक, विनियोग, देनदार। ठीक है, भूमि व भवन, स्टॉक, विनियोग और देनदार। अब 52, 48, 10, यही था शायद। ठीक है, देख लेते हैं हम। 52, 48, 10 और 55। ये 55,000 देनदार कौन से लिखे मैंने? डूबत ऋण संचय घटाने के पहले वाले। अब इसको जोड़ के आप यहां लिख दो तो कितना होगा? 50, 40, 90, 100, 1,50,000, 1,60,000, 1,65,000। ठीक, ये हमने संपत्तियों की लिस्ट बना ली। क्या क्या छोड़ा हमने? रोकड़ को छोड़ दिया, डूबत ऋण संचय को छोड़ दिया। अब हम विविध दायित्वों की लिस्ट बनाएंगे इधर कि भाई इसका मतलब यह हुआ कि इन संपत्तियों से हमें वसूल करना है, और यहां जो दायित्व लिखेंगे इन दायित्वों का हमें क्या क्या भुगतान करना है। कौन कौन से दायित्वों का भुगतान करना है देख लेते हैं। कौन कौन से दायित्व हैं? लेनदार अंजना का ऋण, डूबत ऋण प्रावधान। ठीक है, तो यहां लिखेंगे लेनदार अंजना का ऋण, और डूबत ऋण प्रावधान। इसको हम यहां लिख तो रहे हैं, है ना। अब चलिए पहले लिख लेता हूं। 35,000, ये 25,000, और डूबत ऋण प्रावधान कितने रुपए का है? वो है 5,000। 35, 25, 5, टोटल लिख लेते हैं 30, 40, 50, 60 और 5, 65,000। देखिए ये पहली स्टेप हमने कंप्लीट कर ली। ये हो गया हमारा, समझ लो इसको ए मान लो कि ए स्टेप हमने पार कर ली। हमने रोकड़, बैंक में रोकड़ और डूबत ऋण प्रावधान इनको छोड़ दिया, और बाकी सारी संपत्तियों की लिस्ट बना के लिख दिया 1,65,000 ये वसूल करना है। मतलब इनको बेचना है और इनसे पैसा वसूल करना है। और ये दायित्व, बाहरी दायित्व, जितने भी बाहरी दायित्व होते हैं, लेनदार, देवी पत्र, बैंक का देवी कर्ज, किसी बाहरी व्यक्ति का ऋण, इनकी लिस्ट बनाना है। और डूबत ऋण प्रावधान दिया हो तो वो भी लिखना है। अब यहाँ पर लेनदार, इस प्रश्न में लेनदार और अंजना का ऋण, अंजना एक बाहरी व्यक्ति है, साझेदार नहीं थी। साझेदार का ऋण होता तो उसको नहीं लिखते क्योंकि वो आंतरिक दायित्व होता। लेनदार और अंजना का ऋण ये लिख दिया, डूबत ऋण प्रावधान। तो इसको लिखा जरूर, लेकिन इसका पेमेंट नहीं करना है क्योंकि ये तो एक प्रावधान है, मतलब वो एक आयोजन है, प्रोविजन है। ठीक है, भुगतान इन दोनों का करना है हमें, लेकिन लिखना जरूर है यहाँ पर। तो 35, 25 और 5, ये हो गया 65। ये लिस्ट बन गई। अब इन संपत्तियों से जो वसूली होगी उसको क्रॉस में लिखना है इधर, और जो दायित्व का भुगतान करेंगे उसको इधर लिखना है क्रॉस में। ठीक है, अब अगली स्टेप, ये हमें कहां से मिला? चिट्ठे से मिला। अब अगले स्टेप में जो भी मटेरियल मिलेगा वो चिट्ठे के बाहर जो समायोजन दी गई है वहां से मिलेगा। तो इन संपत्तियों को बेचने से हमें क्या मिलने वाला है? पैसा मिलने वाला है, कैश मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इन संपत्तियों से जो वसूल होगा तो रोकड़ खाता, इन संपत्तियों से जो वसूल होगा तो रोकड़ खाते के रूप में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भूमि व भवन। ठीक, इसके बाद है स्टॉक। अब हम देखते हैं कि भूमि, भवन, स्टॉक, इनसे क्या क्या वसूल हुआ, कितना वसूल हुआ है। थोड़ा क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। देखिए हमारे पास है भूमि और भवन का विक्रय 40,000 में किया गया, स्टॉक 33,000 में किया गया, और देनदार 42,000 में, और विनियोगों को 8400 रुपए में पद्मा ने ले लिया। तो विनियोग को भी हम नहीं लिखेंगे। बाकी रोकड़ कितनी मिल रही है? 40, 33 और 42, 40, 33 और 42। ठीक है, तो ये मिल रहा है 40,000, ये मिल रहा है 33, और देनदारों से मिल रहा है 42,000। भूमि भवन हो गया, स्टॉक हो गया और देनदार हो गया। ये तीन संपत्तियों से वसूली हो गई।
भूमि भवन 52 का था, 40 मिला। स्टॉक 48 का था, 33 मिला। देनदार 55 के थे, 42 मिला। कितना कैश मिल गया? 40 30 70, 1,10,000 और 1,15,000, ये मिला हमें कैश। अब क्या बचा? विनियोग। विनियोगों को किसने ले लिया? पद्मा ने ले लिया, तो पद्मा का पूंजी खाता ऐसा लिखना पड़ेगा। यदि कोई साझेदार किसी संपत्ति को लेता है तो उसका पूंजी खाता नाम लिखा जाता है। और उसने 8,400 रुपए में लिया, 10,000 के विनियोग को 8,400 रुपए में ले लिया। हो गई, ये भी हो गया। चारों संपत्तियों को मिला लो, इनसे ये वसूली हो गई। रोकड़ में जो मिला वो लिख दिया, और जिस साझेदार ने संपत्ति को खरीदा उसका पूंजी खाता लिख दिया। बस अब हम दायित्वों का भुगतान करेंगे। तो दायित्वों के भुगतान में, दायित्वों का भुगतान करने के लिए भी रोकड़ खाता है ना, क्रॉस चलना है। अब ये दायित्व कौन कौन से दायित्व हैं? लेनदार है और अंजना का ऋण है। अब हम देख लेते हैं हमें प्रश्न में क्या दिया है कि लेनदारों को भुगतान कितना किया गया भैया। लेनदारों को 33,000 और अदत्त वे 5,000 के चुकाए गए, जो रिकॉर्ड में नहीं थे। भाई हमारे चिट्ठे में तो हमें मिले ही नहीं, फिर भी हमें अदत्त व्यय का भुगतान करना है। तो 33,000 और 5,000। अब अंजना के ऋण के बारे में कुछ नहीं बोला है, फिर भी हमें भुगतान करना है 33,500 और अंजना का ऋण। ठीक है, तो यहां पर आएगा लेनदार, लेनदारों को 33,000 भुगतान किया गया। फिर अदत्त व्यय 5,000 हो। अब अंजना के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है, ये लेनदारों का भुगतान हमने कर दिया। अंजना का ऋण, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है कि इसको भुगतान किया है या नहीं किया है, फिर भी हमें उसको भुगतान करना है, पूर्ण भुगतान करना है। अंजना का ऋण 25,000। क्यों? क्योंकि उसका ऋण तो छूटेगा नहीं, 25,000 रुपए। ठीक हो गए, लेनदार भी हो गया, अंजना का ऋण भी हो गया, और एक अनरिकॉर्डेड दायित्व पता चला था अदत्त व्यय, वो भी लिख दिया। कितना हो गया? 30 40 50 60 और 3 63,000, ये हमने भुगतान कर दिया। ये हमारी हो गई 2 स्टेप पूरी कंप्लीट। पहली स्टेप में संपत्तियों की लिस्ट बनाई, दायित्वों की लिस्ट बनाई। दूसरी स्टेप में संपत्तियों की जो वसूली हुई उसे यहां लिखा, दायित्वों का भुगतान किया उसको यहां लिखा। अब ये बी स्टेप हो गई, पहली स्टेप, फिर ए स्टेप और फिर दूसरी बी स्टेप। अब तीसरी स्टेप में आप उसका बैलेंस निकाल दो। क्रेडिट पक्ष बड़ा होगा तो वसूली पर लाभ, डेबिट पक्ष बड़ा होगा तो वसूली पर हानि। देख लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों को हम जोड़ते हैं। पहले हम डेबिट को जोड़ते हैं, 1,65,000 और 63,000, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 2 20 और 2 28, 2,28,000 हो गया। ठीक है, इधर का देख लेते हैं, 1,15,000, 65 5 70, 1 80, 1,88,400, 1,88,400। सीधा सीधा दिख रहा है, डेबिट पक्ष बड़ा है, क्रेडिट पक्ष छोटा है, मतलब वसूली पर हानि हो रही है। क्या हो रही है? यहां पर हानि हो रही है। डेबिट पक्ष बड़ा है, 2,28,000, इसमें से माइनस करो, 6, 17 में से 8 गया 9, 11 में से 8 गया तो 3, 17 में से 8 गया 9, 11 में से 8 गया 3, 39,600। वसूली पर 39,600 रुपए की हानि हो रही है। अब ये हानि जितने भी साझेदार हैं उन साझेदारों में क्या कर देंगे? हम बांट देंगे। 3 साझेदार कौन कौन हैं उनके नाम लिख देते हैं हम। अंजना, पद्मा और पार्वती। अंजना, पद्मा और पार्वती। 39,600 रुपए ये तीनों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा।
तो तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2:1 है। अब अंजना का सबसे पहले हम देखते हैं 39,600 गुणित अंजना का 3/6, फिर पद्मा का 39,600 गुणित 2/6 और पार्वती का 39,600 गुणित 1/6। ठीक, अब हम सबसे पहले आएंगे इस पर, 6 से बांट दो, 6 36, 3 बचा, 6 36, 6,600 हो गया। 6,600 गुणित 3, तो 6 18, 19,800, फिर ये 6,600 बार कट गया, 6 दूनी 12 और 1200 13,200 और ये 6,600 बार कट गया। तो अंजना के हिस्से में हानि आ रही 19,800, पद्मा के हिस्से में आ रही 13,200 और पार्वती के हिस्से में आ रही 6,600। ये बन गया हमारा वसूली खाता। परीक्षा में 99% आपको केवल और केवल वसूली खाता बनाने को आता है और ये खाता आपको बनाते हुए आना चाहिए। ठीक है, ये खाता बना लिया, 3 स्टेप में बनता है, ए, बी और सी। ए स्टेप में आपको लिस्ट बनाना है, बी स्टेप में वसूली करना है, उसको क्रॉस में लिखना है। संपत्ति यहाँ लिखी तो वसूली इधर लिखाएगी, दाई तो यहाँ लिखे हैं तो भुगतान इधर लिखाएगा और आपको क्या कर देना है, बैलेंस निकाल देना है। ठीक है, इस प्रकार से हम जो वसूली खाता जो परीक्षा में आता है वो हमें बनाना है। अब हम आगे चलेंगे, इसमें हम पूंजी खाता नहीं बनाते। पूंजी खाता बनाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको पूंजी खाता बनाने को नहीं आएगा, मेरा जहां तक अनुभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोज कंपनी इंदौर ने 500 समतांश 100 रुपए प्रति अंश पर निर्गमित किए। 500 समतांश इक्विटी अंश और एक अंश की वैल्यू है 100 रुपए। 30 रुपए आवेदन पर, 30 रुपए आवंटन पर, प्रथम याचना पर 20 रुपए और द्वितीय याचना पर 20 रुपए। 30, 30 60, 20 80 और 20 100 रुपए। सभी राशियां प्राप्त हुई किंतु एक अंशधारी दीपक जिसके पास 10 अंश थे दोनों याचनाएं नहीं चुका सका, उसके अंश हरण कर लिए गए। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। अब यहां पर जो क्वेश्चन जो दिया है उन्होंने कि भाई हमें पूरा क्वेश्चन करना है, 6 नंबर का है तो सारी प्रविष्टि करना है और हरण वाली प्रविष्टि भी करना है। लेकिन आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी ये पुराना पेपर है, ये है ना, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, और 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा दे दिया। लेकिन अब अधिकतम कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। तो 4 नंबर में केवल आपको आएगा हरण की प्रविष्टि कीजिए। तो अंशों के हरण की यदि प्रविष्टि करना होगा, हम पूरा सवाल भी कर सकते हैं। जब अवशिष्ट याचना वाली एंट्री होगी, जैसे इसने कौन सी, प्रथम याचना, दोनों याचनाओं का भुगतान नहीं किया 10 अंश के हिसाब से, तो प्रथम याचना मांगेंगे उस समय अवशिष्ट याचना लिखाई जाएगी। द्वितीय याचना मांगेंगे उस समय भी अवशिष्ट याचना लिखी जाएगी। या फिर आप अवशिष्ट याचना नहीं लिखेंगे तो भी आपको फिर प्रविष्टि के समय हरण वाली प्रविष्टि करना है। ठीक है, दोनों कंडीशन में हरण की प्रविष्टि होगी। अब ये जो अवशिष्ट याचना मैं बोल रहा हूं कि अवशिष्ट याचना लिखी भी जाती है और नहीं भी लिखी जाती है। अवशिष्ट याचना यदि लिखोगे तो हरण में आपको अवशिष्ट याचना लिखना पड़ेगी। आप यदि अवशिष्ट याचना नहीं लिखकर केवल डायरेक्ट माइनस करके बैंक खाते में डेबिट करते हो तो आपको वहां पर उन याचनाओं का नाम लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से 2 तरीके से ये क्वेश्चन होता है। तो कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि करना है यदि हमें, तो पूरा पेपर यदि हम हल कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे।
केवल अंश के हरण से रिलेटेड देखेंगे। तो 10 अंश थे, दोनों याचनाओं का भुगतान नहीं कर सका वो, है ना। पूरा पैसा मंगाया गया था 30 30 60 20 और 20। उसने प्रथम याचना के 20, द्वितीय याचना के 20 नहीं चुकाए और उसके अंशों का हरण कर लिया गया। ठीक है, तो मनोज कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि करना है, 30 30 20 और 20 और 10 अंश है। ठीक, चलिए हम जनरल प्रविष्टि करते हैं। मैं जनरल प्रविष्टि आपको बता देता हूँ। मनोज लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि। ठीक है, तो सबसे पहला दिनांक, विवरण, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। पहली वाली प्रविष्टि होगी हमारी, हम यहाँ पर हरण वाली करेंगे। ठीक है, तो उसके कितने अंश थे, उसने 10 अंश थे, तो 10 अंश की उसने 30 रुपए के हिसाब से आवेदन राशि तो चुका दी। ठीक है, यहां लिखते हैं आवेदन 30 रुपए के हिसाब से ये पेमेंट कर दिया। आवंटन, ये भी उसने पेमेंट कर दिया। फिर फर्स्ट कॉल, ये 20 रुपए की जो मंगाई, इसका पेमेंट उसने नहीं किया। और जो सेकंड कॉल है, इसका पेमेंट भी उसने नहीं किया। ठीक है, मतलब इसका पेमेंट कर दिया, ये भी कर दिया, लेकिन ये दोनों का पेमेंट उसने नहीं किया। क्लियर। अब हम यहां पर पंजी प्रविष्टि करेंगे, तो क्या लिखेंगे, समता अंश समता अंश पूंजी खाता डेबिट। अब समता अंश पूंजी कितनी है, टोटल 100 रुपया है और 10 रुपए के हिसाब से कितना हो रहा है, ये 1000 हो रहा है। तो यहां पर डेबिट होगा 1000 रुपये। समता अंश पूंजी खाता डेबिट, 1000 का हिसाब देना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम समता अंश हरण खाते से, सबसे पहले यदि आप हरण वाली एंट्री लिखते हो, तो हरण किसका किया जाता है। अब आप देख लो, जो राशि उसने कंपनी को भुगतान की है, वो राशि कंपनी जब्त कर लेगी, उसे हम बोलते हैं हरण। कितना उसने पेमेंट किया है, 30 रुपए के हिसाब से ये 600 रुपए उसने कंपनी को भुगतान किए हैं और कंपनी इस राशि का क्या कर रही है, हरण कर रही है। ये कहलाता है हरण। अब जो उसने भुगतान नहीं किया वो यहां लिख दो। तो यहां लिखेंगे हम समतांश प्रथम
याचना से कितना 200 रुपये और क्षमता अंश द्वितीय व अंतिम याचना से, ये कितना है 200। अंशों का हरण, ये हो गई हमारी जनरल प्रविष्टि। ये हरण से रिलेटेड जो प्रविष्टि है वो हो गई। 1000 था, 1000 का हिसाब हो गया 600, 200, 800, 200, 1000 रुपये। ये हरण से रिलेटेड प्रविष्टि, ठीक है। आपको बस इतना ही आएगा, हरण से रिलेटेड प्रविष्टि आपको करना है। या तो केवल हरण वाली आएगी या फिर हरण को छोड़ के वाली प्रविष्टि आएगी। लास्ट में ये नहीं कहा जाएगा केवल इतना अवशिष्ट याचना वाली। इसी प्रश्न को यदि अवशिष्ट याचना वाली करते हैं कि वे इससे मंगाए गए और उसके द्वारा भुगतान नहीं किया गया, तो उस कंडीशन में हमें 8 प्रविष्टि करना है, लेकिन उसमें जो पैसा नहीं मिला है वो नहीं मिला, उसको छोड़ दो, तो माइनस करके लिखना है बैंक अकाउंट में, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है रोकड़ प्रवाह विवरण वाला, ठीक है। गौतम कंपनी के वर्ष 2006-7 के चिट्ठा दिया गया है, 6 और 7, 6 के आंकड़े दिए गए हैं, 2007 के आंकड़े हैं। इधर संपत्तियों में 2006 और 2007 के आंकड़े दिए गए। यहाँ पर हमें संचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना करना है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि संचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना में क्या करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जैसे वर्ष के दौरान कितना लाभ हुआ, 6 में 1 लाख रुपए का था और 7 में 2 लाख का, मतलब कितने का लाभ हो गया, 1 लाख रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। तो जो शुद्ध लाभ है वो कितना है, 1 लाख। अब हमें संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह के लिए क्या करना पड़ेगा, गैर रोकड़ जो व्यय हैं उनको जोड़ना है, गैर रोकड़ आय को घटाना है। अब गैर रोकड़ व्यय कौन कौन से, एक तो भवन। अब भवन में देखना है 6 में 3 लाख का था, 7 में 2,40,000 का हो गया, मतलब ये 60,000 रुपए भवन के मूल्य में कमी। तो भवन स्थायी संपत्ति है, उसके मूल्य में कमी क्या कहलाती है, ह्रास। और ह्रास एक गैर रोकड़ मद है। और शुद्ध लाभ में गैर रोकड़ मदों को, गैर रोकड़ व्ययों को जोड़ेंगे तो 60,000 जोड़ देंगे। मशीन 60,000 की थी, 50,000 हो गई, मतलब इस पर भी 10,000 का क्या लग गया, ह्रास। इसको भी, ये भी गैर रोकड़ व्यय है क्योंकि नगद भुगतान नहीं किया गया ना, ये तो हमने केवल लाभ में से माइनस कर दिया था, जबकि आपने नगद पेमेंट किया क्या, ह्रास 60,000, 10,000 नगद भुगतान नहीं किया, और इसलिए इनको वापस आप लाभ में जोड़ देंगे। देनदार, अब यहां पर ये तो स्थायी संपत्तियां थी, फिक्स्ड असेट्स थी, ठीक है। अब चालू संपत्ति आ गई। चालू संपत्ति के लिए संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में अगली स्टेप में आएंगे हम, ये जोड़ने के बाद में हम कहां पर आएंगे, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व शुद्ध लाभ। फिर चालू संपत्तियों में कमी को जोड़ेंगे और वृद्धि को घटाएंगे, और चालू दायित्व में वृद्धि को जोड़ेंगे, कमी को घटाएंगे। यहां पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो देनदार 30,000 से 28,000 हो गया, 2,000 कम हो गया, तो ये 2,000 रुपये देनदार क्या होगा, प्लस होगा। रोकड़ को नहीं लिखा जाता भाई, रोकड़ तो ये तो परिवर्तन हमें पता चलेगा। स्टॉक 55 से 76 हो गया, तो 21,000 रुपए का स्टॉक बढ़ गया। चालू संपत्ति में वृद्धि, ये माइनस होगा, जो माइनस होगा उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। दायित्व में एज इट इज चलता है, दायित्व में वृद्धि तो जुड़ेगा, दायित्व में कमी तो घटेगा। अब यहां पूंजी नहीं लिखाएगी। लेनदार चालू दायित्व है, 40 से 30 हो गया, मतलब 10,000 रुपए के जो ये माइनस हो जाएगा। देय विपत्र 5 से 4, मतलब 1,000, ये भी माइनस होगा, बस। तो अब हम जब बनाएंगे संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, इन दोनों को जोड़ेंगे, गैर रोकड़ व्ययों को। फिर कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व शुद्ध लाभ आएगा, उसमें
जोड़ने वाली एक मद है 2000 और घटाने वाली 3 मदें, इनको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। ठीक है, तो अब हम बना लेते हैं संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। के लिए भी हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे। एक भी प्रश्न यदि आप समझ गए, मतलब उसका जो तरीका यदि आपको आ गया, तो आप कोई सा भी सवाल हल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ लिखेंगे हम संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना। विवरण, राशि और राशि, 2 कॉलम लेंगे। कर व असामान्य मदों के पूर्व शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ हमें पता चला था कितना आया था, 1,00,000। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे जोड़ा, इसको गैर रोकड़ व्यय। गैर रोकड़ व्यय में 2 मदें थी, कौन कौन सी थी तो देख लेते हैं। भवन और मशीन, 60 और 10। भवन और मशीन, क्या लगा इनके ऊपर, 50। ठीक है, ये 60 और 10 कितना हो गया, 70,000। ये आ गया 1,70,000। ये आ जाएगा हमारा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व शुद्ध लाभ। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व का शुद्ध लाभ आ गया 1,70,000। अब इसमें हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ा जाएगा, चालू संपत्ति में कमी और चालू दायित्व में वृद्धि। तो चालू संपत्ति में कमी हमारा कौन कौन सा था, केवल एक ही आइटम था जो मैंने बताया था, देनदार। चालू संपत्ति 30 से 28 हो गया था, 2,000। ठीक है, तो चालू संपत्ति में कमी और वो है देनदार 2,000, और ये 2,000 को हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1,72,000। अब हम घटाएंगे, घटाया, क्या क्या घटाया, सबसे पहले लिखेंगे चालू चालू संपत्ति में वृद्धि। और चालू संपत्ति में वृद्धि में क्या था, स्टॉक। स्टॉक में वृद्धि हुई कितनी, 21,000 रुपए की, 55 से 76 हो गया। ठीक है, तो 21,000, और जो घटाने वाली मद है उसे ब्रैकेट में लिखना है। फिर चालू दायित्व
में कमी। अब चालू दायित्व में कमी क्या क्या है, तो लेनदार है और देय विपत्र है 10,000 और 1,000। ठीक है, लेनदार और देय विपत्र। ठीक, 21, 10, 31 और 1, 32,000। जो माइनस वाला है उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है 32,000। 1,72,000 में से 32,000 गया तो कितना बचा, 1,40,000। और ये आ गया हमारा आंसर, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। ठीक, ये है हमारा आंसर, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह 1,40,000। ठीक है, यदि रोकड़ प्रवाह संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने के लिए आता है तो हमें बिल्कुल इस तरीके से बनाना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 4 नंबर। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण, 2 राशि के कॉलम, आपको शुद्ध लाभ लिखना है। ठीक है, फिर गैर रोकड़ व्यय, स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो वो ह्रास कहलाता है। यहाँ पर एक कमी हुई थी, वो हमने गैर रोकड़ व्ययों को जोड़ा जाता है, तो ये ह्रास माना, भवन और मशीन में ह्रास लगा, 60, 10, 70,000 जोड़ दिया, तो ये कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व का शुद्ध लाभ आ गया। फिर जो फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला आप याद रखना, चालू संपत्ति, इसमें कमी होती है तो ये प्लस होता है और वृद्धि होती है तो माइनस होता है। और चालू दायित्व, चालू दायित्व के मामले में वैसा का वैसा रहता है, कमी होती है तो माइनस और वृद्धि होती है तो प्लस। बस ये आपको ध्यान रखना है। चालू संपत्ति में उल्टा चलता है, चालू दायित्व में वैसा का वैसा, कमी तो माइनस, वृद्धि तो प्लस, लेकिन चालू संपत्ति में कमी तो प्लस और वृद्धि तो माइनस। यहाँ पर ये हमने यही फॉर्मूला, चालू संपत्ति में कमी मतलब देनदार। अब आपको चालू संपत्ति और दायित्व मालूम होना चाहिए। देनदार में कमी ही जोड़ दिया, चालू संपत्ति में वृद्धि, स्टॉक में वृद्धि हुई तो घटा दिया, चालू दायित्व में जो कमी है वो माइनस कर दिया। ये आगे हमारा संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। ठीक है, तो ये था हमारा जो 2011 का जो प्रश्न था, पेपर बोर्ड परीक्षा का 2011 का जो प्रश्न पत्र आया था वो हमने अभी देखा। ठीक है, तो इस आधार पर 2010 और 2011 ये दोनों प्रश्न पत्र मैंने आपको हल कराए हैं। इन प्रश्न पत्र के वीडियोस जो हैं आप देखिए, उनको समझिए, और कहीं पर भी यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आप लोगों को हल कराऊंगा। एक बच्चे ने जैसे कमेंट्स किया कि सर तुलनात्मक विवरण वाला जो क्वेश्चन है वो आप करवाइए, तो मैं आपको बता दूं कि एमपी बोर्ड का जो पेपर का जो सिलेबस है उसमें से जो तुलनात्मक अध्ययन वाले जो विवरण है वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, और इसलिए हम वो क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे कोर्स में पेपर में आ ही नहीं रहा, तो हमें उसको नहीं करना है। इसके अलावा और भी कोई बात हो जो आपको डाउट है, आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसके लिए एक अलग ही वीडियो बना करके आपको भेजूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में 2012 का जो पेपर है उसको लेकर फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।